आपको ये मालूम है कि इन केस ऑफ स्पेशल पैथोलॉजी you have to deal with the bacterial, fungal, viral, parasitic diseases। तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इतना आप जानते ही हैं, वायरल भी बहुत है, डिजीज भी बहुत है। इन नटसेल ये कोर्स बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। इसका कोई शॉर्टकट भी वैसे नहीं है कि कोई एक छोटा सा तरीका निकाल लो कि इतना बड़ा चीजों को मैं कम में पढ़ लूँ। टाइम टेकिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजी में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो आपको बहुत सारा टाइम देना ही होगा इसमें, है ना। तो इसी कंसेप्ट के साथ मैंने सोचा कि शुरू कर दें, नॉट विथ एनी स्पेसिफिक डिजीज, एज ए जनरल इन्फेक्शन, ताकि आपको थोड़ा मेंटल सेटअप हो जाए कि अब हम स्पेशल पैथोलॉजी में एंट्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल पैथोलॉजी क्या है ये आपको पता है कि जनरल पैथोलॉजी में जो सेल के रिएक्शंस होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल, किस सेल कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजेंट किसके वजह से हो रहा है, जो एक कॉमन रिएक्शंस होते हैं, जो फंडामेंटल रिएक्शंस होते हैं सेल्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल पैथोलॉजी। ठीक है। सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द सेल, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ ऑर्गन, किस ऑर्गन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजेंट, किस एजेंट से हुआ उससे हम मतलब नहीं रखते, लेकिन किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन कैसे रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स एनी इरिटेंट, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी। और जब सेल टाइप को भी और एजेंट को भी कंसिडर कर लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस एजेंट के खिलाफ किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो फिर स्पेशल पैथोलॉजी हो जाता है। ठीक है। और बॉडी के सिस्टम तो आप जानते ही हो, लिमिटेड है, मगर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वो अनलिमिटेड है, इतने हैं, तो बहुत ही वास्ट है ये। और आपके सिलेबस में है भी बहुत सारा कुछ, है ना। तो कुछ तो ऐसा करना होगा कि थोड़ा जल्दी करें और कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाए। प्लस आपके लैब एनिमल्स के भी हैं और थोड़ा वाइल्ड एनिमल्स का भी डिस्कशन है, फिर पूरा पोल्ट्री पैथोलॉजी है ना, पूरी की पूरी डिजीज रिलेटेड टू पोल्ट्री है। सो टाइम शॉर्ट है, कोर्स बहुत ज्यादा है, तो लुकिंग टू दिस फैक्ट हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि सर मैं कुछ कहूँ, लोग सबको कर दिया है मैंने, मैं देख रहा हूँ उसको, है ना। 41 हो गया है, मैं चेक करता रहता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कि मैं कहूँ कि इसे फॉर एग्जांपल कोई एक डिजीज जैसे मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, बहुत इंट्रोड्यूस है, आप बहुत जानते हैं, ह्यूमन इन्फेक्शन है ये। तो मैं कहूँ कि आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे हैं, फिर मैं कहूँगा ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। फिर उसके बारे में बैक्टीरिया ऐसा होता है, ऐसे शरीर के अंदर जाता है, उसका रूट ऑफ एंट्री ये है, बॉडी में जाने के बाद उसका मैकेनिज्म एक्शन ये ऐसे है, उसका पैथोजेनिसिटी ऐसे है, आउटकम ऐसे है। फिर मैं कोई और डिजीज पिक करूंगा, फिर कहूंगा ये इस बैक्टीरिया से होता है, ये ऐसे एंट्री करता है, ये ऐसे एंट्री करता है। फिर कभी वायरल डिजीज में भी जाएंगे, फंगल में भी जाएंगे, पैरासिटिक में भी जाएंगे। हर बार जब आप पढ़ोगे तो फाइनली आप ये देखोगे कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बैक्टीरिया हो या वायरल हो, उसको आप थोड़े से में कंसाइज कर सकते हो। और कंसाइज करने से ये फायदा होगा कि इन केस अगर आप आपको मेमोरी में नहीं है कि कोई डिजीज हमने पूछ लिया, कोई एक बीमारी हमने पूछ लिया कि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कीजिए, और आउट ऑफ आपका मेमोरी चला गया। ठीक है। अगर फंडामेंटल चीजें आपको पता है कि बैक्टीरिया ऐसे ऐसे होते हैं और ऐसे ऐसे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के आउटकम हो सकते हैं, तो किसी भी बीमारी में थोड़ा सा भी कंसेप्ट होगा आपके पास, 10% भी कंसेप्ट होगा उस डिजीज से रिलेटेड, बाकी सब कुछ वॉश आउट हो गया हो, आप भूल भी गए हो, लेकिन ये फंडामेंटल चीज जो बहुत छोटा है, जिसको याद करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा है फंडामेंटल्स, उस फंडामेंटल को अगर आप जानते हैं तो अबाउट 70% उस डिजीज को फ्रेम कर सकते हो। आज की क्लास में जैसे मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल बताऊंगा कि बैक्टीरिया ऐसे ऐसे है, ऐसे डिजीज प्रोड्यूस करता है, वायरस ऐसे है, ऐसे ऐसे डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये इस क्लास को आपने अटेंड कर लिया, इस क्लास को आपने समझ लिया, उसके बाद आप सारी बीमारियां पढ़ लो और सब भूल जाओ। भूल जाओ मतलब कि सिर्फ आपको याद रहना चाहिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, डिटेल आपको पता नहीं। इतना भी अगर आपको पता होगा और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 70% आप फ्रेम कर सकते हैं सारा स्टोरी। 30% के लिए आपको अलग से मेहनत करना होगा, जो स्पेसिफिकली ये बताएगा कि आप उस डिजीज की बात कर रहे हैं जो पूछा गया है। कुछ बातें बड़ी कॉमन होती हैं,
तो उसे ये पता नहीं चलता कि किस बीमारी की बातें कर रहे हैं, लेकिन लिखना दोनों में ही है, सब में ही लिखना होता है। वो तो बेस है, फंडामेंटल्स है, वो सब में ही होंगे। लेकिन फाइनली 25 to 30% चीजें ऐसे होते हैं जो उसको एक बीमारी को दूसरे बीमारी से अलग कर देता है। तो सिर्फ वो 30% आपको याद करने होंगे। बाकी आज का एक क्लास में आपका 70% चीजें आप फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, पहले से आप जानते हैं, बस एक रिकॉल है चीजों को फिर से बताने का। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे आप, तो नेचुरली ये सब चीजों को पढ़ के ही लोग आता है। तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है कि जब पढ़ा है आपने, जो समझा है आपने, उसको एक बार रिवाइज करें और उसको कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिजीज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल का जो जनरल पैथोलॉजी है उस पर डिस्कशन करूंगा। सो शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा है ये स्लाइड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So first of all, we will talk about the general pathology of bacterial infection. नो डाउट बैक्टीरियल जितना इंपॉर्टेंट है, वायरल भी उतना इंपॉर्टेंट है, फंगल भी इतना इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक भी इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट वाले आप फिर से पढ़ भी लेंगे वहाँ पैरासिटोलॉजी में। बैक्टीरियल और वायरल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक जनरल पैथोलॉजी, बैक्टीरिया कैसे कैसा होता है, कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है, इसको समझ लोगे तो कई जगह पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज आप जानते हैं, नो डाउट पढ़ा है आपने। सो क्या है, यू नो दैट बैक्टीरिया में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। बैक्टीरिया ज्यादातर आउटसाइड सेल ही सर्वाइव करते हैं, अपना वायरुलेंसी दिखाते हैं, मगर सम बैक्टीरिया हैज द कैपेबिलिटी, हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव इनसाइड द सेल, दैट इज इनसाइड द इन द साइटोप्लाज्म आफ्टर बीइंग फैगोसाइटोज्ड, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी बॉडी का, कि कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा जो बाहर की चीजें हैं, फॉरेन एजेंट है, जब बॉडी के अंदर आता है, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं कि उसको फाइगोसाइटोज कर लो, उसको डिसइंटीग्रेट कर दो, उसको डिनेचर कर दो, उसको किल कर दो। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। कुछ बैक्टीरिया इस प्रोसीजर में किल हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया इस प्रोसीजर को अवॉइड कर जाते हैं, वो फाइगोसाइटोज होते ही नहीं है। कुछ आफ्टर फाइगोसाइटोसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म फाइगोसोम्स को प्रिवेंट करते हैं, मतलब उनका फ्यूजन होता नहीं लाइसोसोम्स के साथ, जो कि जरूरी है फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो वो एस्केप कर जाते हैं उस स्टेप को, जहाँ पे आफ्टर फाइगोसाइटोसिस, आफ्टर इंडोसाइटोसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होकर बैक्टीरिया को किल हो जाना था। तो फाइगोसाइटोज तो हो जाते हैं, आई मीन इंडोसाइटोज तो हो जाते हैं, लेकिन वो लाइसोसोम्स के साथ फाइगोसोम्स फॉर्मेशन नहीं होता, उनका डिग्रेडेशन नहीं होता, उनका किलिंग नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं इनसाइड द सेल जाके सर्वाइव करूं। तो ये तीनों चीजें हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, आउटसाइड द सेल कुछ बैक्टीरिया, इनसाइड द सेल जीना चाहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया इन द प्रोसेस ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दे आर बीइंग इंडोसाइटोज्ड, मगर फर्दर प्रक्रिया जो उनका किलिंग के लिए है उसको स्केप कर जाते हैं और साइटोप्लाज्म में ही सर्वाइव करते हैं, साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट करते हैं, अपना संख्या बढ़ाते हैं, फाइनली दे कम आउट ऑफ द सेल फॉर फर्दर डैमेज, है ना। तो बहुत ही बेसिक बात है, आपको पता होगा। सेकेंड थिंग इज दैट बैक्टीरिया वायरस के कंट्रास्ट में इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए डीएनए दोनों ही तरह होते हैं, अनलाइक वायरस जहाँ पे या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। ठीक है, और जो ट्रू न्यूक्लियस है, जो ट्रू न्यूक्लियस की एक पहचान है कि दे शुड कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो उस तरह का, प्लस जो क्रोमेटिन है वो भी, क्रोमोजोम है वो भी इसका अलग है। तो न्यूक्लियस तो होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, है ना। ओआईडी जब लग जाए सफिक्स तो मतलब होता है उसके जैसा। तो न्यूक्लियस के जैसा वाला चीज तो है, न्यूक्लियोइड जो है उसके पास, मगर ट्रू न्यूक्लियस दे लैक, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और रिगार्डिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसमें से कुछ ऑर्गेनल्स इसके पास मिसिंग होते हैं। नेक्स्ट इज द बाइनरी फिजन, जो उनका रिप्रोडक्शन का मोड है,
अब कुछ बैक्टीरिया का तो ये जो बाइनरी फ्यूजन का जो ड्यूरेशन है इतना सेकेंड्स में होता है कि उनका थोड़ा भी अमाउंट अगर बॉडी में चला जाए। आपको पता है कि जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है और जो आपका इम्यून सिस्टम है उसका बीच में हमेशा चलता रहता है, एवरी डे एवरी टाइम। क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जा रहा हो, क्योंकि यूबिक्यूटस है, एयर में है, पानी में है, हर जगह पे ही है, तो बैक्टीरिया तो जाना ही जाना है। मगर आप हर समय बीमार इसीलिए नहीं होते, यू हैव ए वेरी गुड इम्यून सिस्टम, या इसलिए बीमार नहीं होते कि उनका जो अमाउंट आपके बॉडी के अंदर जा रहा है वो इतना कम है कि उस अमाउंट में जो टॉक्सिन्स उनको चाहिए, जो मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी चाहिए, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि आप बीमार हो जाओ। और आपका इम्यून सिस्टम उसका संख्या बढ़ने नहीं देता या फिर इसको किल ही कर देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया कम अमाउंट में जाने के बाद भी उनका जो बाइनरी फिजन का ड्यूरेशन है, रिप्रोडक्शन का टाइम इतना फास्ट होता है कि थोड़े ही अमाउंट में जाने के बाद विद इन टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम उनका संख्या बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एमाइटोटिक टाइप का इनका डिवीजन है। बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। बाइनरी मतलब एक से दो हो जाना। जो माइटोसिस का पूरा स्टेप्स है, प्रोसेस है, वैसा नहीं, एमाइटोटिक टाइप का एक से दो में फिजन हो जाना, ब्रेक हो जाना, दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है। रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, आपको पता है कुछ राउंड होते हैं जिसको कोकाई बोलते हैं। सम आर इन द फॉर्म ऑफ चेन, जो कोकस फॉर्म है वो चेन फॉर्म में भी हो सकता है, उसको स्टेप्टोकोकाई बोलते हैं। कुछ ग्रेप्स लाइक होते हैं जिसको स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं। ठीक है। जो रॉड्स होते हैं उसको बेसिलाई बोलते हैं। कुछ फिलामेंटस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमाइसिस। वेरी बेसिक थिंग, यू नो दिस थिंग, है ना। सम बैक्टीरिया हैव सिलिया एंड फ्लैजिला, क्या रोल है इनका थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे, आप जानते भी होंगे। ठीक है। रिगार्डिंग स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इतना अच्छा स्टेनिंग का एक जो प्रोसीजर है ग्राम्स के द्वारा दिया हुआ इतना बढ़िया है कि पूरी यूनिवर्स के जितने बैक्टीरिया है उसको आप आसानी से दो ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक को बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी ग्राम पॉजिटिव है, और एक को बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव है। और ये इतना अच्छा क्लासिफिकेशन है कि मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिसिटी, मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ इस बेसिस पे आप लिख सकते हो कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। कहने का मतलब है कि आपको अगर सिर्फ इतना आइडिया लग जाए कि जो बैक्टीरिया का मैं बातें कर रहा हूँ, जो जिस डिजीज का मैं बात कर रहा हूँ उसका जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इतना अच्छा ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल स्टेनिंग, बड़ा सिंपल स्टेनिंग, लेकिन बहुत ही ब्रॉड इसका रोल है। ठीक है। एक बार आप जान गए ग्राम पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैकेनिज्म एक्शन लिखने के लिए मतलब मेंटली 80% आप फ्री हो जाते हो, क्लियर हो जाते हो। इतने बैक्टीरिया हैं लेकिन सिर्फ दो ग्रुप में बांट दिया गया, और वो भी इतना अच्छा क्लासिफिकेशन है कि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव जान के ही बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेनिंग प्रोसीजर है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई कर लेते हैं। रिगार्डिंग वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी, कुछ बैक्टीरिया बॉडी के सरफेस से पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये या तो सुपरफिशियल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर जो स्किन है उसमें पाए जाते हैं। और जैसे ही उनको मौका मिलता है दे सो देयर पैथोजेनिसिटी, जो उनका रोल है वो अपना शुरू कर देते हैं जैसे ही उनका मौका मिलता है। लेकिन ये बॉडी के सुपरफिशियल में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया का क्षमता ऐसा होता है कि हाईली इन्वेसिव होते हैं, दे पेनिट्रेट, बॉडी के अंदर घुसने का, मल्टीप्लाई करने का, सर्कुलेशन में घूमने का, अपनी टॉक्सिन से लिबरेट करने का इनका क्षमता बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स बैसिलाई, है ना। ये इसका स्पोर बॉडी में चला जाए और उसको मिल जाए मौका, मौका इन द सेंस फेवरेबल कंडीशन, जो एनारोबिक मीडिया मिल जाए, तो उनके जो वेजिटेशन होता है, जो स्पोर से फिर बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है और जो घूमते हैं पूरे सर्कुलेशन में और वाइड स्प्रेड बॉडी में डैमेज लाएगा, डेट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। तो बैक्टीरिया सुपरफिशियल सरफेस पे हो सकते हैं। बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है कि हाईली इन्वेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जहाँ पे उनका एंट्री होता है वहीं पे अपना डैमेज काउज करते हैं। ठीक है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम टेटनी,
जैसे मान लीजिए एक ऊंड हो गया, तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई उस ऊंड पे ही सरवाइव करेगा जहाँ पे एनारोबिक मीडिया बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये सर्कुलेशन में आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन वो स्पोर बन जाएंगे। और स्पोर आप जानते हो डोरमेंट इनर्ट फॉर्म होता है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब कुछ सरवाइव नहीं कर पाएगा, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सिर्फ सरवाइव कर जाएगा स्पोर, मगर वो मेटाबॉलिकली ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर हम लोग क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई का बोले तो कहाँ पे वो सर्वाइव करेगा, किसी लोकलाइज इन्फेक्शन में जहाँ पे एनारोबिक मीडिया है से फॉर वुंड। आप सरवाइव वहां करेंगे लेकिन डैमेज ब्रेन को होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सरवाइव तो वही करते हैं, टॉक्सिन्स भी वही लिबरेट करते हैं, और टॉक्सिन सर्कुलेशन में आता है, बैक्टीरिया सर्कुलेशन में नहीं आता। बैक्टीरिया जैसे ही सर्कुलेशन में आएगा वो तो फिर से स्पोर बन जाएगा। उसके टॉक्सिन्स जो होते हैं जैसे टिटेनस प्लाज्मिन है, टॉक्सिन्स आएंगे सर्कुलेशन में, वो फिर फाइनली ब्रेन या नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं जहाँ पे एंट्री करेगा वहीं पे लोकलाइज हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है कि जहाँ से एंट्री करेगा उसके बाद उसका सिस्टमिक स्प्रेड हो जाता है। से फॉर एग्जांपल माइक्रोबैक्टीरियम टीबी का, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में, ठीक है, ड्यू टू इनहेलेशन। इनहेलेशन से गया लंग्स में चला गया, वहां पे लोकलाइज्ड हो गया, मगर वो बाद में स्प्रेड कर सकते हैं। लंग के जो टीबी बैक्टीरिया है वो स्प्रेड करके किसी भी ऑर्गन तक जा सकता है। तो इनिशियली लोकलाइज्ड, बाद में पूरी स्प्रेड हो जाए। कभी कभी इसके ठीक उल्टा होता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा, और जो उसका प्रेसिपिटेशन साइट है, जो इसका एफिनिटी साइट है, वहीं पे जाके प्रेसिपिटेट करेगा, फाइनली वहीं पे डैमेज काज करेगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हो सकते हैं, एक जगह लोकलाइज्ड होकर अपना संख्या बढ़ाकर, आपका इम्यून सिस्टम को कम करके पूरी बॉडी में स्प्रेड करके कहीं भी लोकलाइज हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो करेगा, लेकिन उसका एफिनिटी, उसके रिसेप्टर्स कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन में ही होंगे, तो वहीं पे जाके सेटल करेगा, वहीं प्रेसिपिटेट करेगा, और वहीं डैमेज काज करेगा, ठीक है। कभी कभी बैक्टीरिया आपके शरीर में नहीं जाता, मैंने कहा बैक्टीरिया जाता है, मैंने कहा बैक्टीरिया जाके पूरी सर्कुलेशन में जाके आपको डैमेज काज करेगा। मैंने कहा कि बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा, एक जगह लोकलाइज्ड रहेगा, वहां से टॉक्सिन्स निकल के पूरे शरीर में जाएंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन ये भी है कि बैक्टीरिया भी अंदर नहीं जाएगा, बैक्टीरिया लोकलाइज भी नहीं रहेगा, बैक्टीरिया शरीर से बाहर ही रहेगा, बाहर ही टॉक्सिन बनाएगा, और एक्सीडेंटली आप उस टॉक्सिन्स को इंजेस्ट कर जाते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम या स्टेफाइलोकोकल, जो फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं। तो सारे पॉइजन टॉक्सिन्स बाहर बने हैं। आप बैक्टीरिया को खाओ मत खाओ, लेकिन उसके टॉक्सिन्स को अगर आपने खा लिया तो वो हो जाएगा टॉक्सिकेशन, ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा। तीनों ही तरीका हो सकता है बैक्टीरिया का, पूरे शरीर में घूमे, एक जगह लोकलाइज्ड होकर अपने टॉक्सिन्स को भेजे, या शरीर में जाए ही नहीं, बाहर ही रहे, बाहर ही टॉक्सिन्स बनाए, आप उसके टॉक्सिन्स को इंजेस्ट कर जाओ, तो बॉडी में इंफेक्शन डैमेज कॉज हो जाएगा। तो सबके मैंने एग्जांपल पुट कर दिए। जो सुपरफिशियल शरीर के ऊपर रहता है जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, कुछ हाईली इन्वेसिव होते हैं जैसे कि एंथ्रेक्स बेसिलाई, कुछ लोकलाइज्ड होते हैं जैसे क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ठीक है, कुछ लोकलाइज होने के बाद स्प्रेड करते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम का दूसरा रूप भी हो सकता है, चारों तरफ स्प्रेड करने के बाद भी लोकलाइज हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, जो फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए ये जरूरी है, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज। बैक्टीरिया आ गया आपके अंदर, ठीक है, आ गया, आने दो, घूमने दो आपके सर्कुलेशन में, प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ब्लड सेल्स घूम रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन घूम रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन घूम रहे हैं, बैक्टीरिया को भी घूमने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ठीक है, नॉट ओनली टॉक्सिन्स, कुछ अदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो टॉक्सिन्स का कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है टॉक्सिन्स। कौन से टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स, दो इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स, प्लस सम अदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कुछ एंजाइम्स हो गए, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स का, ठीक है। नाम से क्या लग रहा है, एक्सो मतलब बाहर, टॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स जो बाहर है। ये जो ग्राम, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो सब के सब प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन। इस फैक्ट को आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं।
एक्सोटॉक्सिन्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका, इस टॉक्सिन का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्म होते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया और रिलीज हो जाते हैं इन आउटसाइड द सेल। इसमें बैक्टीरिया को मरना जरूरी नहीं है, बैक्टीरिया का डिसइंटीग्रेशन, बैक्टीरिया का लाइसिस होना जरूरी नहीं है कि उसका टॉक्सिन्स निकले। वो बन सकते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म और रिलीज हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। लेकिन एक्सोटॉक्सिन्स का एक सब कैटेगरी है जहां पे वो एंडोटॉक्सिन्स की तरह ही रिलीज होता है, दैट इज आफ्टर लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन्स तभी रिलीज होंगे जब बैक्टीरिया मरेगा, बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट होगा, बैक्टीरिया का लाइसिस होगा, तब उसका टॉक्सिन्स बाहर आता है, तो हो गया एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं और रिलीज हो जाते हैं, बैक्टीरिया का मरना जरूरी नहीं है। लेकिन उसका एक सब कैटेगरी है जो एज ऑलमोस्ट सिमिलर है एंडोटॉक्सिन्स की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक टॉक्सिन्स। और जब बैक्टीरियल लाइसिस के बगैर ही टॉक्सिन्स बाहर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। यानी एक्सोटॉक्सिन्स दो तरह के हो गए, प्रोटोप्लाज्मिक टॉक्सिन्स जो कि इंडोटॉक्सिन्स की तरह रिलीज होता है, नेचर अलग है, रिलीज होने का प्रक्रिया एक जैसे, प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स जहाँ पे बैक्टीरियल लाइसिस की जरूरत ही नहीं। तो ये दो फॉर्म हो सकता है एक्सोटॉक्सिन्स का, और ये हमेशा ग्राम पॉजिटिव से रिलीज होते हैं, बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये है रिलेटेड टू एक्सोटॉक्सिन्स कि इनका इफेक्ट जो है बॉडी में, इनका जो इफेक्ट है बॉडी में, एक मिनट, थोड़ा टाइम कम है, मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट बैक्टीरिया हो जाए आपका। तो मैं आपसे तीसरी बात बता रहा था, फैन की वजह से आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नो सर। नो चलिए, मैं आपसे बता रहा था कि एक्सोटॉक्सिन्स का प्रॉपर्टी। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू एक्सोटॉक्सिन्स कि इसका जो इफेक्ट है बड़ा स्पेसिफिक है, जनरलाइज्ड इफेक्ट नहीं होता बॉडी में। जैसे से फॉर एग्जांपल लिकोटॉक्सिन है, तो इसका ये टॉक्सिन टॉक्सिन किसके लिए टॉक्सिसिटी है, डब्ल्यूबीसी के लिए, लिकोसाइट्स के लिए। तो बस लिकोसाइट्स को ही डैमेज करेंगे, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं जिसके लिए बना है। जैसे से फॉर एग्जांपल सब न्यूरोटॉक्सिन, तो किसको डैमेज करेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, जनरलाइज्ड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सोटॉक्सिन्स की खासियत होती है, ठीक। इन कंट्रास्ट टू एक्सोटॉक्सिन्स, जो इंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ये हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानोगे, माइक्रोबायोलॉजी बहुत डिटेल में बताएंगे आपको। मगर जिसके पीछे जिस बैक्टीरिया का सफिक्स में एल्ला लग जाए ना, वो ऑलमोस्ट ग्राम नेगेटिव ही होते हैं। जैसे ब्रूसेल्ला, पास्चेल्ला, क्लेबसेल्ला, जो एल्ला एल्ला लग जाते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्राम नेगेटिव होते हैं। लेकिन सिर्फ एल्ला वाले ही ग्राम नेगेटिव हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एस्केरिसिया कोलाई, ई कोलाई है जो, वो भी ग्राम नेगेटिव है लेकिन उसके पीछे एल्ला नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर एल्ला लगा हुआ है, ई डबल एल ए, तो आप समझ लेना सफिक्स एज एल्ला की वो ग्राम नेगेटिव ही है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, याद नहीं भी करो आप कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये हमेशा रिलीज तब होंगे जब बैक्टीरियल का लाइसिस होगा, ठीक है? और इसका नेचर ऐसा होता है कि ये जनरलाइज्ड इफेक्ट कॉज करते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। इसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है, सारे सिस्टम पे इफेक्ट होगा, ठीक है। और पहले मैं एक्सोटॉक्सिन्स का पूरा कर लूं। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक्सोटॉक्सिन्स के बड़ा स्पेसिफिक है, जैसे कि लिकोटॉक्सिन्स मैं कह रहा था, फिर मैं न्यूरोटॉक्सिन्स कह रहा था। मगर कुछ टॉक्सिन्स ऐसे भी होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स का एग्जांपल जैसे कि हो गया आपका बोटुलिज्म, है ना, बोटुलाइनम टॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन है। जैसे कि टेटनस का टेटनस प्लाज्मिन, वो भी एक न्यूरोटॉक्सिन्स है। तो न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स क्लोस्ट्रिडियम का, वो भी न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। मगर अब देखो एंथ्रेक्स का, ठीक है, एंथ्रेक्स जो टॉक्सिन्स है जिसको हम लोग लिथल टॉक्सिन बोलते हैं, एंथ्रेक्स बेसिलाई का जो टॉक्सिन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लिथल टॉक्सिन्स, इसका बॉडी में वाइड स्प्रेड इफेक्ट है, पूरी जगह पे इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ एक्सोटॉक्सिन्स ऐसे भी होते हैं जो सिस्टमिक इफेक्ट कॉज करता है। तो मैं इंडोटॉक्सिन्स पढ़ाते पढ़ाते इसीलिए एक्सोटॉक्सिन्स में आया कि इंडोटॉक्सिन्स बेसिकली सिस्टमिक इफेक्ट कॉज करता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं
एक्सोटॉक्सिन जिसका भी वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है बॉडी में, जैसे कि एंथ्रेक्स बेसिलाई का जो लिथल टॉक्सिन है, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा था कि जो एंडोटॉक्सिन्स है, इसका बाई नेचर ये एलपीएस होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, मतलब लाइपोपॉलीसेकेराइड्स मतलब लिपिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, प्लस उसमें एक शुगर का एक एंड पे शुगर होता है, तो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स बाय नेचर एंडोटॉक्सिन्स हमेशा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एलपीएस होते हैं। इसका इफेक्ट बॉडी में कैसा आएगा ये डिपेंड करता है इसका अमाउंट पे। लो अमाउंट में एंडोटॉक्सिन्स निकला है, मतलब माइल्ड अमाउंट में निकला है, मॉडरेट अमाउंट में निकला है, या फिर सीवियर अमाउंट में निकला है। तो जब माइल्ड अमाउंट में निकलेंगे, ठीक है, माइल्ड अमाउंट में निकलेंगे तो इनका काम क्या होता है कि जो मैक्रोफेज का आपको आइडिया है, मैक्रोफेज इम्यून सिस्टम का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मगर अब शायद ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज होते हैं वो मैक्रोफेजेज का सुपर पावर है, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन्स एक्टिवेट कर देता है मैक्रोफेजेस को, जो लो डोज का मैं बात कर रहा हूँ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। उसके वजह से मैक्रोफेजेस रीच करने लगते हैं मास्टर साइटोकाइंस, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 हो गया या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया। ये बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम के लिए, मगर इसका अगर ज्यादा फॉर्मेशन होने लगे तो ये इटसेल्फ कैन कॉज बॉडी डैमेज, ठीक है, बॉडी में डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो अगर जो माइल्ड अमाउंट में निकला है एंडोटॉक्सिन्स तो क्या होगा, एक लोकलाइज चेंज दिखेगा, लोकलाइज मैनिफेस्टेशन दिखेगा किसी खास जगह पे। अगर ये मॉडरेट पे होगा तो पूरी बॉडी में इफेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ फीवर, ठीक है। पायरोजेंस रिलीज करवाता है, बॉडी में फीवर का मैनिफेस्टेशन दिखने लगेगा। और अगर ये सीवियर फॉर्म मतलब सीवियर अमाउंट में निकला है एंडोटॉक्सिन, तो इसका इतना वाइड स्प्रेड इफेक्ट होगा। अगर आपने शॉक पढ़ा होगा, शॉक जनरल पैथोलॉजी में, तो उसमें पढ़े होंगे सेप्टिक शॉक, या उसको बोलते हैं इंडो टॉक्सिक शॉक, है ना। इस इंडोटॉक्सिन्स का जो इफेक्ट है इतना जनरलाइज्ड है कि दैट विल लीड टू शॉक, और बॉडी एकदम इमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है और डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं। होता क्या है, इस टॉक्सिन्स की वजह से जनरलाइज्ड वैसोडायलेटेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं पूरी बॉडी का डायलेट हो जाने का मतलब ये हुआ कि कार्डिक आउटपुट, जो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट है, जिसको कार्डिक आउटपुट जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कोप अप नहीं कर पाता ऑक्सीजन डिमांड पूरा करने का वाइटल ऑर्गन्स को पर्टिकुलरली। तो जब वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, फिर एसिडोसिस होगा, फिर उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, तो नेचुरली डिजेनरेशन होगा, डेथ होगा। और ये बहुत ही इमरजेंसी इमीडिएट इफेक्ट है। तो एंडोटॉक्सिन्स इन सीवियर अमाउंट कैन लीड टू सेप्टिक शॉक, ठीक है। और एक टर्म है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, डीआईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं है। ड्यू टू एंडोटॉक्सिन्स डीआईसी होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। 3 मिनट बच गया है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पूरा करने का। डीआईसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर या ओवर यूज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, बॉडी में जो कोगुलेशन के लिए जरूरी फैक्टर्स होते हैं उसका कमी हो जाता है। ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द प्लेटलेट्स या डैमेज ऑफ द प्लेटलेट्स, कोगुलेशन प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। तो पूरी बॉडी में हर जगह पे आपको ये भी दिखेगा, क्या दिखेगा, पिन पॉइंट हेमरेजेस, पिन पॉइंट हेमरेजेस दिखेंगे, और इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी दिखेगा, जिसकी वजह से ब्लड के प्लाज्मा बाहर आ जाते हैं आउटसाइड द ब्लड वेसल, और ऑर्गन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग इडीमा बोलते हो। तो क्या होगा, ऑर्गन हैवी हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, हर जगह पे पिन पॉइंट हेमरेजेस हो जाएंगे, और कई कई जगह पे छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाएंगे इनसाइड द ब्लड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। छोटे छोटे हर जगह पे ड्यू टू हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, हर जगह पे सर्कुलेशन में कई जगह पे आपको स्मॉल ब्लड क्लॉट्स दिखेंगे, उसी को हम लोग डीआईसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंडोटॉक्सिन्स है, उसका रोल मैंने आपको बताया। और एक्सोटॉक्सिन्स, इसके अलावा जो अदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, एक एक्सोटॉक्सिन्स में एक चीज और भी है, एक्सोटॉक्सिन्स में पार्टिकुलरली, जैसे आप देखते हो कि इन्फेक्शन हुआ और उसको डायरिया शुरू हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया,
उसमें होता क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, होता क्या है, दे हैम्पर द रोल ऑफ द राइबोसोम्स। तो ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ द राइबोसोम्स, जो साइक्लिक एएमपी सुना होगा आपने नाम, उसका बढ़ जाता है अमाउंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। और ड्यू टू इंक्रीज इन द साइक्लिक एएमपी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, उसका बढ़ जाता है और पानी को सक कर करके बाहर लाने लगते हैं। तो बॉडी का वाटर को सक करके आपका ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन मिलाएगा, तो एज ए डायरिया बॉडी से बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन्स का वैसे भी रोल है, वो मैं उसे बताना छूट गया था। तो एक्सोटॉक्सिन्स का मैंने बता दिया रोल, और कुछ एग्जाम्पल के साथ बताया है। मान लीजिए अभी आपने नहीं पढ़ा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूरोटॉक्सिन है, तो इतना तो जान ही सकते हो कि जो भी बॉडी मैनिफेस्टेशन होगा दैट इज रिलेटेड टू द नर्वस डिरांजमेंट, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, वही लिखने हैं। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पैरालिसिस जैसी चीजें, वही लिखना है आपको। मैं कहता हूँ कि ये बैक्टीरिया लिपोटॉक्सिन है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या लिखना होगा कि उसका डब्ल्यूबीसी डैमेज होगा। अब डब्ल्यूबीसी का जो रोल है बॉडी में, वो नहीं हो पाएगा, तो बॉडी के सारे मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, रिलेटेड टू डिक्रीज इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मतलब चीजों को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि ये टॉक्सिन्स है और ये